हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्विज क्वेश्चन, कि फेमस पर्शियन पोइट अमीर खुसरो किसके दरबार में थे। तो उसको हमें उसका आंसर बताना था कि जो फेमस फारसी कवि थे अमीर खुसरो वो किसके दरबार में थे। तो उसका आंसर था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ठीक है, आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का क्विज क्वेश्चन है कि भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। तो हमको बताना है कि भारत में यानी कि इंडिया में इसमें से किसके द्वारा इंग्लिश एजुकेशन को लागू किया गया था। तो इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, अब हम आज के करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है जो लोगों को रियल लाइफ में डिस्टेंस मेंटेन रखने में मदद करेगा। तो हमको बताना है कि गूगल ने इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया है जो कि हमको रियल लाइफ में डिस्टेंस मेंटेन रखने में मदद करेगा। तो इस ऐप का नाम है सॉर्डर। ठीक है, तो गूगल ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो लोगों को रियल लाइफ में दूरी बनाए रखने में हेल्प करेगा। ये नया ऐप जिसका नाम सॉर्डर है, ये यूजर के स्मार्टफोन कैमरे का यूज करके एक विजुअल बाउंड्री बनाएगा और लगातार ये दिखाएगा कि इस डिस्टेंस को कौन तोड़ रहा है। ओके, तो जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि हमारे आसपास में कौन हमारे करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो ये था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी को जगह मिली है। तो हमको बताना है कि भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी को टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जगह मिली है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी बॉम्बे। तो इन तीनों को तो जगह मिली है, तो इसका आंसर तो जाएगा हमारे पास में सभी। और अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 ने एशिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में इंडियन यूनिवर्सिटीज को जगह दी है। और ये रैंकिंग कौन निकालता है? तो ये रैंकिंग ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी। और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया के 8 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में 6 आईआईटी शामिल है। अब वो 6 आईआईटी कौन कौन से, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी इंदौर और आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी रुड़की। तो ये सारे आईआईटी इस लिस्ट में शामिल थे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो केरल में के फोन परियोजना को दिसंबर 2020 तक लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो के फोन में हमको बताना है कि एफ का मतलब क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर एफ का मतलब है फाइबर। ओके, तो केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो कि के फोन परियोजना को दिसंबर 2020 तक शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य गरीबों को फ्री इंटरनेट की सुविधा देना है। और केरल पहला ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित किया है, यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट बताया है केरल ने फ्री इंटरनेट को। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जून 2020 में गृह मंत्रालय ने राजीव रंजन कुमार को केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार यानी कि केपीकेबी का नया सीईओ नियुक्त किया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो बताना है कि राजीव रंजन कुमार ने इनमें से किसकी जगह ली है। तो यहाँ पर इन्होंने जगह ली है आर.एम. मीणा की। ओके, तो गृह मंत्रालय ने राजीव रंजन कुमार को केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार यानी कि केपीकेबी का नया सीईओ अपॉइंट किया है। और इनसे पहले इस पोस्ट पर कौन थे? तो इनसे पहले इस पोस्ट पर थे आर.एम. मीणा। और राजीव रंजन कुमार को 3 महीने के लिए इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो केंद्र सरकार ने बजट में घोषित नई योजनाओं पर कब तक के लिए ब्रेक लगा दिया है। तो हमको बताना है कि केंद्र सरकार ने कब तक के लिए नई योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। तो यहाँ पर ब्रेक लगाया है मार्च 2021 तक। ठीक है, तो सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी मंत्रालय किसी भी नई योजना को शुरुआत ना करे। बस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या फिर जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आने वाली योजनाएं होंगी उन्हीं पर ही ध्यान देना होगा। दरअसल हुआ क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो खर्च बढ़ने के साथ साथ सरकार को रिसोर्सेज की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और लॉकडाउन की वजह से सरकार के पास में टैक्स भी कम आ रहा है। इसी वजह से सरकार ने कहा है कि नई योजनाओं के लिए अभी बजट अलोकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमको नई योजनाओं पर ब्रेक लगाना होगा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देश का पहला राज्य जिसने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने की योजना बनाई है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि बीपीएल से नीचे रहने वाले लोगों के लिए एक हाई स्पीड इंटरनेट की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई केरल के द्वारा। ठीक है, तो केरला में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ सरकार ने 1548 करोड़ रुपए की हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल में आने वाले 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को केफोन यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नाम दिया गया है। ये योजना इस साल के आखिरी में लागू होगी। ऐसा क्यों किया?
सरकार ने कि ये योजना लागू की, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि हुआ क्या था कि केरल के मल्लापुरम की 10वीं की स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस में शामिल नहीं हो पाने की वजह से सुसाइड कर लिया था, और वो इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो पाई थी, इसी वजह से उसने ऐसा किया था। तो ये भी एक बात हो सकती है कि सरकार ने इस योजना को लागू किया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत 2022 में होने वाले किस महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सी एशिया महिला कप की भारत 2022 में मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा महिला एशिया फुटबॉल कप। ठीक है, तो ये टूर्नामेंट 42 साल बाद देश में होने जा रहा है, और इससे पहले 1979 में मेजबानी मिली थी, तब इंडिया टीम रनर अप रही थी, और ये मेजबानी का फैसला एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की महिला कमेटी की 5 जून को हुई मीटिंग में लिया गया था। और ये टूर्नामेंट 2022 के लास्ट में होगा। इसमें 12 टीम शामिल होगी, और पहले इसमें कितनी टीम शामिल होती थी? तो पहले इसमें 8 टीम शामिल होती थी, अब इसमें 12 टीम शामिल होगी। हमारा अगला सवाल है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF का अगला वार्षिक शिखर सम्मेलन कब होगा? तो हमको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगला वार्षिक सम्मेलन कब होगा। तो ये होगा जनवरी 2021 में। ठीक है, तो कोरोना वायरस की वजह से आई प्रॉब्लम्स की वजह से इस सम्मेलन का आयोजन 2021 में किया जाएगा, और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम होगी द ग्रेट रीसेट। ओके, और इस समिट में जो कुछ लोग होंगे, तो कुछ लोग इसमें वर्चुअल तरीके से भी हिस्सा लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत यानी कि एम्बेसडर और भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो हमको बताना है कि इसमें भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है ब्रजेंद्र नवनीत को। ओके, तो नवनीत तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS ऑफिसर हैं, और ये जुलाई 2014 से सितंबर 2019 तक PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, और WTO दुनिया भर में ट्रेड से रिलेटेड गतिविधियों में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा WTO के बारे में बता देता हूँ। तो WTO की जो मेंबर कंट्रीज है, वो कितनी कंट्रीज है मेंबर? 164 WTO की मेंबर कंट्रीज है, और WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और WTO के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है पास्कल लेमी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि PIDF बनाने की घोषणा किस बैंक ने की है? तो हम बताना है कि PIDF बनाने की घोषणा किस बैंक के द्वारा की गई है? तो ये की है RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा PIDF बनाने की घोषणा की गई है। तो RBI ने 250 करोड़ रुपए के शुरुआती फंड के साथ में ये घोषणा की है, और इस फंड से Tier 3 से लेकर Tier 6 तक के सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कारोबारियों को POS मशीन अपनाने के लिए कहा जाएगा। अब POS क्या होता है? तो POS की फुल फॉर्म यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो कि पेमेंट एक्सेप्ट करने के यूज में आएगी। तो ठीक है, तो पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए POS मशीन को अपनाने के लिए कहा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्ब्स 2020 की जारी सूची वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में किस अभिनेता का नाम आया है? तो भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने के नाम पे अक्षय कुमार का नाम आया है। ठीक है, तो फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में इंडिया से सिर्फ अक्षय कुमार का नाम आया है। वैसे तो इनकी कमाई पिछले एक साल में 22% घटकर 364 करोड़ रुपए रह गई है। लिस्ट में इनका नाम पहले 33 रैंक पर आता था, और अब 33 रैंक पर आया था, और अब इनका नाम 52वें नंबर पर आ चुका है। और लास्ट ईयर अक्षय कुमार की इनकम 466 करोड़ रुपए थी। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग अक्षय कुमार बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं, और इसी के साथ फोर्ब्स ने अक्षय कुमार को सबसे ज्यादा दान करने वाला एक्टर भी बताया है। और इस लिस्ट से पिछले साल सलमान खान बाहर हो चुके हैं, और शाहरुख खान की बात करें तो 2017 से उनका नाम इस लिस्ट में आए नहीं है, यानी कि 2017 से शाहरुख खान का इस लिस्ट में नाम आए नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बॉलीवुड से जुड़े अनवर सागर का 3 जून 2020 को निधन हो गया, वो इनमें से क्या थे? तो हमें बताना है कि अनवर सागर जो कि बॉलीवुड से जुड़े हुए थे इनमें से क्या थे? तो ये गीतकार थे, यानी कि लिरिसिस्ट थे। यहाँ पर इनकी फोटो भी दी गई है। ये 70 वर्ष के थे। इन्होंने 80 और 90 के दशक में डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ की सपने साजन के मूवीज गाने में अपने लिरिक्स लिखे थे, यानी कि गीत लिखे थे। और अजय देवगन की मूवी आई थी विजय पथ, उसमें भी इन्होंने गीत लिखे थे, गाने लिखे थे। और एक गाना आया था खिलाड़ी मूवी से, वादा रहा सनम, उस गाने के गीत लिखने के बाद में, यानी कि लिरिक्स लिखने के बाद में इनको अलग ही पहचान दिलाई थी बॉलीवुड ने। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी के क्वेश्चंस मैं कल के वीडियो में कवर कर लूंगा। तो आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज स्मार्ट, जय हिंद, जय भारत।